नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में बीजेपी के संगठन की ओर से बुलाए गए बंद के बाद हिंसा भड़क उठी। इस दौरान भीड़ ने कई स्थानों पर पथराव किया, दुकानों में तोड़फोड़ की, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कर्फ्यू लगा दिया गया। दरअसल ये विवाद शुक्रवार से शुरू हुआ जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी हिंसा के खिलाफ रैली निकाली। इसके बाद कहा जा रहा है कि उन पर पथराव किया गया और फिर हिंसा हुई। हिंसा के विरोध में आज बीजेपी ने अमरावती में बंद बुलाया। ये बंद शाम 4 बजे तक रहना था, लेकिन इस बीच भीड़ ने हिंसा को और भड़का दिया, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया। शनिवार की हिंसा के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने एक समाचार चैनल से कहा कि बंद बुलाने का कोई कारण नहीं था। जिन्होंने बंद बुलाया था वो ही इस हिंसा के पीछे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक विभाजन या जाति विभाजन या दंगों का उपयोग किए बिना राजनीति नहीं कर सकती। अमरावती में भी यही तस्वीर देखी जा सकती है। राउत ने कहा कि विरोध का आह्वान करने वाले संगठन यानी रजा अकादमी के पास हिंसा करने के लिए ताकत नहीं। रजा अकादमी को भाजपा की ही सहयोगी संस्था कहा जाता है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र को अस्थिर करने और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिए विपक्ष द्वारा ये एक बड़ी साजिश है। राउत बोले कि उन्होंने पहले ईडी, सीबीआई, आयकर और एनसीबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसलिए अब वे महाराष्ट्र को अस्थिर करने के लिए दंगे करवा रहे हैं, लेकिन वे यहां भी असफल होंगे। आजादी भीख में मिली वाले बयान पर चौतरफा विरोध झेल रही कंगना रनौत ने कहा है कि यदि उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा तो वो पद्मश्री अवार्ड वापस कर देंगी और माफी भी मांगेंगी। अपने जबरदस्त विरोध के बीच कंगना रनौत ने आज इंस्टाग्राम पर तस्वीरों के रूप में लिखा हुआ अपना एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि उसी साक्षात्कार यानी जो उन्होंने एक टीवी चैनल पर दिया था, में सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। 1857 में आज़ादी की पहली सामूहिक लड़ाई, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर जैसे महान लोगों के बलिदान के साथ। कंगना ने कहा कि 1857 मुझे पता है, लेकिन 1947 में कौन सा युद्ध हुआ था मुझे पता नहीं। अगर कोई मुझे बता सकता है तो मैं अपना पद्मश्री वापस कर दूंगी और माफी भी मांगूंगी। कृपया इसमें मेरी मदद करें। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ते हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज स्कूलों में 1 हफ्ते का अवकाश का ऐलान कर दिया, जो कि 15 नवंबर से लागू होगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इस अवधि में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली एनसीआर में बनी प्रदूषण की मोटी परत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार की जबरदस्त खिंचाई की और सुझाव दिया कि दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए। अदालत दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीजेआई रमना ने कहा कि हमने देखा है कि हालात कितने खराब हैं। सीजेआई ने केंद्र सरकार से कहा कि वो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए इमरजेंसी प्लान लेकर आए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका सारा दोष पंजाब में जल रही पराली के मत्थे पर जड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपने घर के अंदर भी मास्क पहन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर शनिवार शाम को 5 बजे आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार पराली को जलने से रोकने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन पिछले 5-6 दिनों में हमने जो प्रदूषण देखा है वह पंजाब में पराली के जलने की वजह से हुआ है और वहां की राज्य सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि आप इसे ऐसे क्यों बता रहे हैं कि प्रदूषण किसानों की वजह से हो रहा है। वहां से कुछ प्रदूषण होता है, लेकिन बाकी का क्या? आप दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारा राज्य या केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आप हमें 2-3 दिन में प्लान बताइए। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किसानों को कोसना हर किसी के लिए अब एक फैशन बन गया है। क्या आपने देखा है कि दिल्ली में पिछले 7 दिनों से कैसे पटाखे जलाए जा रहे हैं? मणिपुर में आतंकवादी हमले के बाद मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने इस हमले को कायराना हरकत बताते हुए कहा कि ये हमला हथियारबंद लोगों ने म्यांमार की सीमा से घुसकर हमारे इलाके में 4 किलोमीटर अंदर किया। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हथियारबंद लोग म्यांमार में वापस कहां गए। उन्होंने कहा कि वो अभी उस अस्पताल से निकले हैं जहां घायल सैनिक भर्ती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक घायल सैनिक को देखने आया था, वह अब स्थिर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हमारे कमांडो और पुलिस टीमों को पहले ही भेज दिया है। असम राइफल्स के साथ एक संयुक्त टीम के साथ एक ऑपरेशन जारी है। मणिपुर में आतंकियों ने शनिवार को असम राइफल्स की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। इसमें सेना के कर्नल, 4 सिपाही सहित 7 लोगों की मौत हो गई। सेना के कर्नल की पत्नी और बेटे की मौत भी इस आतंकी हमले में हुई है। इस हमले को बीते सालों में इस इलाके में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक ये हमला शनिवार सुबह करीब 10 बजे मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में म्यांमार सीमा के पास हुआ। शहीद हुए कर्नल और जवान 46 असम राइफल्स के थे। कर्नल का नाम विप्लव त्रिपाठी है। माना जा रहा है कि इस हमले में मणिपुर के आतंकी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ है। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कायराना हमले की निंदा की है। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को गोवा का पार्टी राज्य प्रभारी नियुक्त किया है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने शनिवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। प्रभारी बनाए जाने को लेकर मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तत्पर हूं, अवसर के लिए धन्यवाद। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में आज योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर नाम बदलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि वो आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की ओर से इसकी मांग की गई है। योगी ने कहा कि आजमगढ़ ने 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिए या लोकसभा में भेजे, लेकिन उनकी वजह से आजमगढ़ की पहचान हमेशा खराब हुई। 2014 से पहले आजमगढ़ के शख्स को देश में कहीं भी होटल का कमरा मिलने तक की दिक्कत होती थी। आजमगढ़ की पहचान का इतना संकट था। योगी ने कहा कि इसलिए आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने की भी मांग है। बता दें कि अखिलेश यादव अक्सर योगी आदित्यनाथ पर नाम बदलने को लेकर हमलावर रहते हैं। आजमगढ़ में आज जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के सीएम उम्मीदवार का चेहरा मान लिया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पहले कहा है कि हमें आजमगढ़ में पर्याप्त विधानसभा सीटें नहीं मिलती हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका है। मैं आपसे यहाँ सभी विधानसभा सीटों को भाजपा को जिताने के लिए कह रहा हूँ, ताकि योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सके। बता दें, ये खबरें आती रही हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर मतभेद हैं। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि योगी ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अमित शाह ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए कहा कि मोदी जी के पास भारत और यूपी के लिए जैम यानी JAM का आइडिया है। अमित शाह ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए कहा कि मोदी जी के पास भारत और यूपी के लिए जैम का आइडिया है, जिसमें J के माने जनधन बैंक खातों से है, A के माने आधार कार्ड से है और M से सभी के लिए मोबाइल फोन है। लेकिन जब मैंने गुजरात में ये कहा तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि उनके पास भी एक जैम है। शाह ने कहा कि जब मैंने एक पत्रकार से पूछा कि सपा के जैम का क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा कि उनके जैम का अर्थ है J से जिन्ना, A से आजम खान और M से मुख्तार। शाह ने लोगों से पूछा कि बताओ, क्या आप हमारे जैम चाहते हैं या समाजवादी पार्टी का जैम? योगी आदित्यनाथ जहां आजमगढ़ पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी के गढ़ गोरखपुर में समाजवादी विजय यात्रा की। इस दौरान अखिलेश का भव्य स्वागत किया गया। अखिलेश ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भर रही है। जो लोग महंगाई को कम करने की बात कहते थे, उन्होंने महंगाई भी बढ़ा दी है। युवाओं को नौकरी नहीं है। गोरखपुर में विकास नहीं हुआ है, यहाँ नाव का विकास हुआ है। पूरा शहर बरसात के पानी से भरा है। इसके साथ ही अखिलेश ने योगी सरकार को मजदूरों, कोरोना महामारी जैसी चीजों पर घेरा। अखिलेश ने कहा कि कोरोना काल में अस्पतालों में लोगों को मदद की जरूरत थी, उस वक्त सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। इस दौरान बेकाबू भीड़ अखिलेश यादव के नारे लगाती रही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।